जय हिंद विद्यार्थियों। कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र की इस इतिहास कक्षा में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से संबंधित राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। द्वितीय प्रश्न पत्र विद्यार्थियों राजस्थान का इतिहास है, जिसके अंतर्गत हम प्रारंभ से लेकर 1956 तक के राजस्थान के इतिहास के बारे में सांगोपांग पूर्ण जानकारी काफ़ी गहराई के साथ प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी कक्षा का मकसद ये है कि जो भी पढ़े हम काफ़ी गहराई के साथ पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आपसे इससे पहले की कक्षा में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय ओरिजिन ऑफ द राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपसे कल और परसों चर्चा की थी, और इसके साथ साथ मैंने आपसे शेयर किए थे कुछ नोट्स जो आपको प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक स्टेटस ऑफ राजस्थान के बारे में बताते हैं। आज विद्यार्थियों मैं उसी टॉपिक को आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जिसके मैंने आपको नोट्स दिए थे। आज मैं आपसे बात करूँगा राजस्थान के प्रागैतिहासिक, राजस्थान के आद्य ऐतिहासिक इतिहास के बारे में जानकारी और उन महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी जिसके द्वारा ये साबित होता है कि राजस्थान प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास में और मानव जीवन की गतिविधियों के क्षेत्र में विश्व इतिहास की किसी भी अन्य समकालिक सभ्यता से कम नहीं था। जब विश्व के अन्य भूभागों में मानव जीवन की गतिविधियों के प्रमाण मौजूद थे, परिवर्धित और पल्वित थे, तो उस समय राजस्थान में भी कालीबंगा और आहड़ के क्षेत्रों में एक मजबूत, परिष्कृत और सिविलाइज नागरिक सभ्यता का विकास हो रहा था। कालीबंगा और आहड़ के सेंटर विद्यार्थियों मानव जीवन की गतिविधियों के जीवंत प्रमाण थे, और कालीबंगा तो एक ऐसा सेंटर था जहाँ पर 5 लेवल में खुदाई हुई थी। उसके पहले और दूसरे स्तर तो हड़प्पा से भी प्राचीन माने गए, और तीसरे, चौथे और 5वें स्तर हड़प्पा के समकालीन माने गए, और कुछ लेवल पे और खुदाई हुई है जिससे यह साबित होता है कि यह सभ्यता हड़प्पा के बाद आने वाले आर्यों की गतिविधियों का भी प्रमाण थे। तो मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान के पुरातात्विक इतिहास के बारे में, राजस्थान के प्रागैतिहास के बारे में, आद्य इतिहास के बारे में। इससे पहले विद्यार्थियों हम प्रागैतिहास और आद्य इतिहास के बारे में बात करें, आपको ये जानना जरूरी कि ये दोनों टर्म्स है क्या। क्या है प्रागैतिहास, प्री हिस्टोरिक, और क्या है आद्य इतिहास। विद्यार्थियों पुरातत्व की शब्दावली में और ऐतिहासिक शब्दावली के अनुसार प्रागैतिहास का संबंध इतिहास के एक ऐसे कालखंड से है जिस दौरान हम ये पाते हैं कि मनुष्य सभ्य नहीं था और साथ ही साथ लेखन कला के प्रमाण मौजूद नहीं थे। तो जिस दौर में मनुष्य सभ्य नहीं है और लेखन कला के प्रमाण मौजूद नहीं है, उस दौर को हम प्रागैतिहास, प्री हिस्टोरिक पीरियड की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी बात आती है आद्य इतिहास के बारे में, प्रोटो हिस्टोरिक। तो विद्यार्थियों प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक कालखंड वो है जिस दौर में मनुष्य कुछ सभ्यता था, वह सभ्यता के पथ की तरफ अग्रसर हो रहा था, और साथ ही साथ लेखन कला के प्रमाण मिल रहे, लेकिन उस लेखनी को पढ़ा नहीं जा सका। तो इतिहास का वो कालखंड जब लेखन कला के प्रमाण हमें देखने को मिल रहे हैं लेकिन हम उस लेखनी को पढ़ नहीं पा रहे, तो उस दौर को हमने आद्य ऐतिहासिक कालखंड की श्रेणी में रखा। इस दृष्टि से हिंदुस्तान की हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं को हम आद्य इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। कालीबंगा के वो कालखंड जो हड़प्पा के इक्वल है, जिनके लैंग्वेज को हम नहीं पढ़ सके, तो इन कालखंडों को हम आद्य इतिहास की श्रेणी में इसलिए रखते हैं क्योंकि हम इनकी लेखनी को पढ़ नहीं सके। इनको पढ़े जाने के प्रयास जारी हैं। जिस वक्त ये लेखनी पढ़ ली जाएगी तो इनको इतिहास की श्रेणी में, ऐतिहासिक युग की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
विद्यार्थियों, जब बात चली है तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के ऐतिहासिक युग की शुरुआत 600 ईसा पूर्व से मानी जाती है और 600 ईसा पूर्व से लेके पहले के समय को हम आद्य इतिहास और प्रागैतिहास की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी बात यह कि विद्यार्थियों, हम जब भी राजस्थान के प्रागैतिहासिक और आद्य इतिहास की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यहाँ के प्रस्तर युग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान की जब भी प्रस्तर युग, स्टोन एज की बात की जाती है, स्टोन एज का मतलब होता है कि एक ऐसे दौर से जब मनुष्य पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था शिकार के लिए, आग जलाने के लिए, अपने भोजन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के काम के लिए बड़े पैमाने पर पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किए जाने के कारण इस युग को पाषाण युग कहा जाता था। तो जब राजस्थान के पाषाण युग की बात की जाती है तो इस संदर्भ में इतिहासकारों का यह मानना है कि देश के अन्य निवासियों की भांति, अन्य आदिवासियों की भांति राजस्थान का आदि मानव भी वृक्षों के नीचे निवास करता था, पर्वतों की कंदराओं में निवास करता था, पर्वतों की उपत्यका में निवास करता था और नदियों के किनारे निवास करता था। नदियाँ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि नदियों के किनारे ही सिविलाइजेशन का विकास हुआ, क्योंकि नदियाँ जीवन निर्वाह की और मानव जीवन के विकास की उत्तम दशाएं प्रदान करती थी। इसलिए विश्व इतिहास की तमाम सभ्यताओं को अगर हम उठाकर देखें तो हम ये पाएंगे कि मानव जीवन की प्रारंभिक गतिविधियों का विकास नदियों के किनारे ही हुआ। तो राजस्थान का आदि निवासी भी हिंदुस्तान के अन्य आदि निवासियों की भांति इन विविध क्षेत्रों में निवास करता था और पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। धीरे धीरे जीवन क्षेत्र आगे चलकर मानव जीवन की गतिविधियों का केंद्र बने। तो पूरा पाषाण काल में जब हम बात करते हैं प्री स्टोन एज के अंदर, पूरा पाषाण काल के प्रारंभिक दौर में, तो मनुष्य जिन पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था वे उपकरण अनगढ़ थे। उन उपकरणों में धार कम थी, लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ और राजस्थान में मानव उत्तर पाषाण काल के दौर की तरफ बढ़ा तो उसके हथियारों की क्वालिटी में सुधार हुआ, पत्थर के उपकरणों की क्वालिटी में सुधार हुआ। अब पत्थर के हथियार ज़्यादा नुकीले हो गए, ज़्यादा चमकीले हो गए। और इसके साथ साथ जब पत्थर के हथियारों की बात चली तो मैं आपको बता दूं कि दो प्रकार के मोटे तौर पर पत्थर मिलते हैं। एक तो मिलता है कोर और एक होता है शल्क। विद्यार्थियों, जब एक बड़े पत्थर का टुकड़ा इस मकसद से लेकर लिया जाता है उपकरण बनाने के लिए कि उस बड़े पत्थर के टुकड़े में से कुछ टुकड़े निकालकर बाकी बची हुई आकृति से जिस हथियार का निर्माण किया जाता है, जिस उपकरण का निर्माण किया जाता है, उसको कहते हैं कोर। तो कोर को बनाते वक्त बड़े टुकड़े में से कुछ छटनी कर ली जाती है, कुछ छील लिया जाता है और बाकी बड़े टुकड़े का प्रयोग उपकरण के रूप में किया जाता है, इसलिए कोर। एक आते शल्क। शल्क वो उपकरण होते हैं जिनको बनाने के लिए एक बड़े टुकड़े में से कुछ छोटे छोटे टुकड़े निकालकर उन छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग उपकरणों के रूप के अंतर्गत किया जाता है, तो वो कहलाते हैं शल्क। तो विद्यार्थियों, उत्तर पूर्व पाषाण काल में राजस्थान से जितने भी कोर और शल्क आदि के ये पाषाण उपकरण मिले वो उनकी बेहतर क्वालिटी है। तो उत्तर पाषाण काल में न केवल उपकरणों की क्वालिटी बेहतर हुई है बल्कि मानव का जीवन स्तर भी सुधरा है। वो मानव जो इधर उधर भटकता रहता था, अब उसके जीवन में स्थायित्व आया। उसने झोपड़ी बनाकर रहना चालू किया, उसने पशुपालन कर चालू किया, पहिए के बारे में उसको जानकारी हुई और अग्नि के बारे में भी उसने कुछ जानकारी हासिल की। तो जहाँ तक बात आती है कि राजस्थान में इस प्रकार के एविडेंसेज कहाँ मिलते, तो इस प्रकार के प्रमाण जगह जगह से मिले। जैसे सिरोही में हम बात करते हैं सरगुन से मिले, हाँ, इसके अलावा बाड़मेर बात करते हैं हम समदड़ी से मिले, गिलूंड से हमें उपकरण मिले, पाली से हमें उपकरण मिले, धनारी से हमें उपकरण मिले, भीनमाल से हमें इस प्रकार के, खिवसर से इस प्रकार के उपकरण मिले, जिससे कि ये ज्ञात होता है कि राजस्थान में पाषाण युगीन मानव की गतिविधियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण थी। सभ्यता के कालखंड के साथ साथ मनुष्य ने, राजस्थान के मानव ने पाषाण युग की अवस्था को पूरा किया और अब वह एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ने लगा जिसमें वो पाषाण के उपकरणों के साथ साथ मेटल का भी प्रयोग करने लगा, धातु का प्रयोग करने लगा। और जिस धातु का प्रयोग किया गया विद्यार्थियों, वो दौर था कॉपर का। तो कॉपर स्टोन एज के प्रयोग की हमें इस दौर में जानकारी मिलती है। और कॉपर स्टोन एज के प्रयोग की जब हम बात करें तो हमारे सामने दो सभ्यताएं उभर कर सामने आती है, कालीबंगा की सभ्यता और आहड़ की सभ्यता। और विशेष रूप से आहड़ की सभ्यता के अंदर बड़े पैमाने पर तांबे के उपकरण मिले।
इसलिए आहड़ को ताम्रवती नगरी कहा जाता है, ताम्र संस्कृति का प्रधान केंद्र कहा जाता है। कालीबंगा में भी कुछ उपकरण मिले, लेकिन कालीबंगा ताम्र संस्कृति का इतना महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था जितना कि आहड़। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत विद्यार्थियों में आपसे 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करूंगा। अभी मैंने आपको राजस्थान के प्रागैतिहास और आद्य इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई और साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश की कि जब हम कालीबंगा सभ्यता की बात कर रहे हैं तो कालीबंगा सभ्यता एक ऐसा केंद्र था विद्यार्थियों जो द्रस्तवती और घग्गर नदियों के कांठे में विकसित हुआ था। आज भले ही कालीबंगा के इलाके, कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, आज भले ही कालीबंगा के इलाके हमें रेगिस्तान का केंद्र दिखाई देते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के मुताबिक और इतिहासकारों की गवेषणा के मुताबिक किसी दौर में यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्र ठाठे मारा करता था और बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था और घग्गर और सरस्वती जैसी नदियाँ उसके अंदर आकर गिरा करती थी उस समुद्र के अंदर। लेकिन कालखंड के साथ साथ समुद्र सूखने लगा और इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा का यह मानना है कि इन इलाकों में जो किसी दौर में काफ़ी उपजाऊ इलाके थे और इतने उपजाऊ इलाके थे, ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की रचना ऋषियों ने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर की थी। ऋग्वेद के कुछ मंडलों का निर्माण इस नदी के किनारे पे मिलता है, लेकिन अब रेगिस्तान बन गया। तो इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि कच्छ के रण में रेत आ जाना इसके रेगिस्तान में कन्वर्ट होने का कारण रहा इस क्षेत्र के। और दूसरी बात यह है कि वे हवाएं जो बारिश लाती थी, उन समुद्री हवाओं ने अपना रास्ता बदल दिया। इसके कारण ये क्षेत्र रेगिस्तान के अंदर कन्वर्ट होते गए, लेकिन उस दौर में ये एरिया काफ़ी उपजाऊ थे। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे आगे की कक्षा में कालीबंगा के बारे में बात करूंगा, मैं आहड़ के बारे में बात करूंगा और इसके साथ साथ मत्स्य जनपद, मालव जनपद और विराट जो राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष के महाकाव्य काल में काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्से रहे। विराट मत्स्य जनपद की जो राजधानी था, महाभारत युग में काफ़ी चर्चित केंद्र रहा और कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष यानी 13वां वर्ष यहाँ पर व्यतीत किया था। इसके अलावा चेदियों और मत्स्य शासकों के संघर्ष का भी हमें उल्लेख मिलता है। मालवों के बारे में बात की जाएगी। तो आगे की कक्षा में मैं इन सारे बिंदुओं को अलग अलग कवर करूँगा। आगे की जो मेरी कक्षा होगी मैं विशेष रूप से कालीबंगा और आपसे आहड़ के बारे में बात करूँगा। इस कक्षा को मैं 3 भागों में बांटूंगा: प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जय हिंद, जय भारत।